दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो ग्रामर के एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी बीज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रीडी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। लालची को ग्रीडी कहा जाता है। और ये बी का मतलब होता है मक्खी, और ये इसका प्लूरल नाउन है बीज, मतलब कि मक्खियाँ। द ग्रीडी बीज मतलब कि लालची मक्खियाँ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस कहानी को बिल्कुल ही ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ बी हाइव ऑन आ ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है, और साथ में किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। और यहाँ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको वहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है, यदि इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई भी अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। तो मतलब देयर का वहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए बी हाइव ऑन ए ट्री। दोस्तों, बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। देयर वॉज ए बी हाइव ऑन ए ट्री मतलब कि एक पेड़ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता था। रामू हु वॉज पासिंग बाय सॉ द हाइव फुल ऑफ हनी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है हु वॉज पासिंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है, साथ में वर्ब की फोर्थुम लगाई जाती है। पासिंग बाय का मतलब होता है किसी जगह से कहीं से होकर गुजरना। और दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस अर्थ का इस लाइन का क्या मतलब हुआ? रामू मतलब कि किसी का नाम है रामू। हु वॉज पासिंग बाय, जो वहाँ से होकर गुजर रहा था। सॉ द हाइव, उसने छत्ते को देखा। फुल ऑफ हनी, जो कि फुल ऑफ हनी मतलब कि जो शहद से भरा हुआ था। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रामू हु वॉज पासिंग बाय सॉ द हाइव फुल ऑफ हनी, मतलब रामू जो वहाँ से होकर गुजर रहा था उसने देखा, मतलब उसने छत्ते को पूरी तरह से शहद से भरा हुआ देखा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। रामू वेंट होम हैविंग मेड हिज माइंड अप टू गेट द हनी। क्या मतलब हुआ? रामू वेंट होम, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। रामू वेंट होम, रामू घर चला गया। हैविंग मेड हिज माइंड, दोस्तों हैविंग मेड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा कर लेना, बना लेना। हैविंग मेड हिज माइंड अप मतलब अपने दिमाग में इस बात को सोचकर या अपना मन बनाकर वो चला गया। टू गेट द हनी, टू गेट मतलब प्राप्त करने का, द हनी शहद को। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? रामू वेंट होम हैविंग मेड हिज माइंड अप टू गेट द हनी, मतलब रामू अपने घर चला गया ये सोचकर, या कह सकते हैं अपने दिमाग में ये योजना बनाकर कि वो शहद को प्राप्त करेगा या वो शहद लेगा। चलिए आगे देखिए। ही केम बैक विद अ
पिचर टू कलेक्ट हनी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, और बैक का मतलब वापस। ही केम बैक, वह वापस आया। विद अ पिचर, दोस्तों पिचर का मतलब होता है सुराही या कोई ऐसा बर्तन जो कि छोटा बर्तन हो, उसे पिचर कहा जाता है। खासकर जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं या सुराही को भी पिचर कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही केम बैक विद ए पिचर, मतलब वह एक सुराही के साथ आया। टू कलेक्ट हनी, टू कलेक्ट हनी मतलब शहद को इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों कहानी आपको यहाँ समझ ही आ गई होगी। जो रामू था जो वहाँ से होकर गुजर रहा था, जब उसने छत्ता देखा तो उसने अपना मन बना लिया कि वो इस शहद को प्राप्त करेगा, और वो वापस आया एक सुराही लेकर हनी को, शहद को इकट्ठा करने के लिए। चलिए आगे देखिए। ही मेड फायर अंडर द ट्री, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। मेक फायर का मतलब होता है आग जलाना। ही मेड फायर अंडर द ट्री मतलब उसने पेड़ के नीचे, अंडर मतलब नीचे, उसने पेड़ के नीचे आग जलाई। दैट ब्लोड अप थिक स्मोक, ब्लो का मतलब होता है किसी चीज़ से निकलना। दैट ब्लोड अप थिक स्मोक मतलब जिसमें से बहुत ही थिक मतलब कि जो गाढ़ा धुआं था वो निकला। एंड द बीज फ्ली ऑफ, और जो मक्खियाँ थीं फ्ली ऑफ, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्ली ऑफ, मक्खियाँ जो थी वो उड़कर वहाँ से भाग गईं, चली गईं। आगे देखिए। ही प्लग्ड द हाइव एंड स्क्वीज्ड हनी इनटू द पिचर, क्या मतलब हुआ दोस्तों, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही प्लग द हाइव मतलब उसने छत्ते को तोड़ा। एंड स्क्वीज्ड हनी, दोस्तों स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना, और ये आपके लिए शायद एक नया वर्ड हो सकता है, तो आप नोट कर लीजिए। एंड स्क्वीज्ड हनी, और उसने शहद को निचोड़ लिया। इनटू द पिचर, सुराही में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही प्लग्ड द हाइव एंड स्क्वीज्ड हनी इनटू द पिचर, मतलब उसने शहद छत्ते को तोड़ा और शहद को उसने निचोड़ दिया इनटू द पिचर, उस सुराही में। चलिए आगे देखिए। रामू सेट आउट फॉर होम विद द पिचर ऑन हिज हेड, क्या अर्थ हुआ, सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना। जो रामू था वो निकल पड़ा, फॉर वो घर के लिए निकल पड़ा। विद द पिचर सुराही लेकर, सुराही के साथ, ऑन हिज हेड अपने सर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो रामू था वो अपने सर पर सुराही लेकर वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। सडनली ही स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, क्या मतलब हुआ, सडनली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एकाएक या फिर अचानक। अचानक ही स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लगना। सडनली ही स्टम्बल्ड मतलब अचानक उसे ठोकर लगी। एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। द पिचर क्रैश्ड एंड द हनी गॉट स्पिल्ड अराउंड, क्या मतलब हुआ, द पिचर क्रैश, और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था जो पिचर होते हैं वो सुराही वगैरह जो अक्सर मिट्टी के या कांच के बने होते हैं उसे पिचर कहा जाता है। द पिचर क्रैश, और ये जो पिचर था वो क्रैश हो गया मतलब कि वो टूट गया। एंड द हनी गॉट स्पिल्ड, स्पिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखर जाना, और वो जो हनी था शहद था, गॉट स्पिल्ड वो बिखर गया। अराउंड आसपास में वो बिखर गया। रामू सैडली लुक्ड एट द स्पिल्ड हनी, क्या मतलब हुआ, रामू सैडली लुक्ड, दोस्तों सैडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उदासी से। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर जो शब्द हैं जो ly पे ख़त्म होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, और जो एडवर्ब का मतलब होता है कि वो वर्ब की विशेषता का वर्णन करते हैं। तो यदि आप इस वाक्य को देखें, रामू सैडली लुक्ड, तो ये जो सैडली है वो जो यहाँ पर जो काम हो रहा है देखने का, लुक मतलब देखना, उसकी विशेषता को बता रहा है। रामू सैडली लुक्ड मतलब लुक्ड एट मतलब रामू ने उदासी से देखा। एट द स्पिल्ड हनी मतलब बिखरे हुए शहद को। एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और वो निराश होकर चला गया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, रामू सैडली लुक्ड एट द स्पिल्ड हनी एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, मतलब रामू ने उदासी से गिरे हुए बिखरे हुए शहद को देखा। एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, और उदास, और वो निराश होकर चला गया। चलिए आगे देखिए। शॉर्टली लेटर, शॉर्टली मतलब जल्दी ही, शॉर्टली लेटर मतलब जल्दी ही, थोड़ी देर के बाद। सम बीज केम देयर, बी मतलब मक्खी, सम बीज केम देयर वहाँ पर कुछ मक्खियाँ आई। अट्रैक्टेड जो कि आकर्षित हो गई। बाय द स्वीट स्मेल मतलब जो मीठी जो सुगंध थी। ऑफ द हनी, हनी की, शहद की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, शॉर्टली लेटर मतलब कि जल्दी ही, थोड़ी देर के बाद। सम बीज केम देयर अट्रैक्टेड बाय द स्वीट स्मेल ऑफ द हनी मतलब कि कुछ मक्खियाँ वहाँ पर आईं जो कि
आकर्षित हो गई थी उस मीठी खुशबू, हनी की जो मतलब शहद की जो मीठी खुशबू थी उससे वो आकर्षित होकर वहाँ पर आ गई। दे सैट ऑन द हनी, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। दे सैट ऑन द हनी, और दोस्तों ये जो दे है ये एक प्लूरल नाउन है। दे का मतलब होता है वे या वे लोग, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दे एक प्लूरल नाउन है और दे का प्रयोग जब किया जाता है जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। और जैसा हम जानते हैं इस कहानी में कि एक से अधिक मक्खियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। दे सैट ऑन द हनी मतलब वह या कह सकते हैं वे शहद पर बैठ गए एंड इन्जॉयड ईटिंग इट, और उन्होंने उसे खाने का आनंद लिया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर हंगर, दोस्तों सेटिस्फाई का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, संतुष्ट करना। आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर हंगर, और हंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है भूख। अपनी भूख को शांत करने के बाद दे ट्राइड टू फ्लाई अवे, दोस्तों ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है। ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना और फ्लाई का मतलब उड़ना। दे ट्राइड टू फ्लाई अवे, उन्होंने उड़ने की कोशिश की, वहाँ से उड़कर जाने की कोशिश की। बट दे कुड नॉट बिकॉज देयर लेग्स हैड गॉट ग्लूड टू द हनी, क्या अर्थ हुआ? बट दे कुड नॉट, दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है, नोट के साथ नेगेटिव वाक्य है। कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आपके वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे ट्राई टू फ्लाई अवे मतलब उन्होंने उड़कर जाने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट, लेकिन वो नहीं कर सके, क्योंकि बिकॉज देयर लेग्स, क्योंकि जो उनकी टांगें थीं, हैड गॉट ग्लूड, वो चिपक चुकी थी, ग्लूड हो चुकी थी मतलब चिपक चुकी थी, टू द हनी, शहद से। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, टू फ्री देयर लेग्स, अपनी टांगों को आज़ाद कराने की, छुड़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में मतलब इस काम में, देयर विंग्स ऑल्सो गॉट स्टक, देयर विंग्स मतलब जो उनके पंख थे, ऑल्सो गॉट स्टक वो भी चिपक गए, स्टक मतलब चिपक जाना, वो भी उससे चिपक गए, फंस गए, इन द हनी शहद में। चलिए आगे देखिए। नाउ अब दे वर इन डेथ ट्रैप, दोस्तों डेथ ट्रैप का मतलब होता है मौत का जाल। नाउ दे वर इन डेथ ट्रैप मतलब अब वो मौत के जाल में थे। अ बी सेड, एक मक्खी ने कहा, टू द अदर क्राइंग मतलब दूसरी को, अदर क्राइंग रोते हुए कहा, सिस्टर बहन, द ग्रीड फॉर हनी हैज़ रूइंड अस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों देखिए इस वाक्य में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर ये पता चले कि वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है। इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है जैसा यहाँ पर लगाई गई है। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, और ये थर्ड फॉर्म है रूइन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अबी सेड टू अदर्स क्राइंग मतलब एक मक्खी ने दूसरी से रोते हुए कहा, सिस्टर बहन, द ग्रीड फॉर हनी मतलब जो लालच है शहद के लिए, हैज़ रूइंड अस उसने हमें बर्बाद कर दिया है। वी आर गोइंग टू डाई हम मरने जा रहे हैं। इन अ शॉर्ट टाइम मतलब कि छोटे से समय में। द बीज डाइड जो मक्खियाँ थीं उनकी मृत्यु हो गई, स्टक इन द हनी शहद में फंस कर। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है? टू मच ग्रीड ब्रिंग्स बिग ट्रबल्स इवन डेथ, क्या अर्थ हुआ? टू मच ग्रीड का मतलब होता है बहुत अधिक लालच, ब्रिंग्स लाता है, बिग ट्रबल्स बड़ी परेशानियों को, इवन डेथ यहाँ तक कि मृत्यु। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? टू मच ग्रीड ब्रिंग्स बिग ट्रबल्स इवन डेथ मतलब कि जो ज़्यादा लालच होता है वो बड़ी परेशानियों को लाता है, बड़े संकटों को लाता है, इवन डेथ यहाँ तक कि मौत। चलिए तो दोस्तों जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो इस कहानी का जो मॉरल है वाकई में वो हम सब के लिए बहुत ही अच्छा मॉरल है, एक सीख लेने वाला है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, वो जो मक्खियाँ थीं वो सिर्फ अपने लालच के कारण उन्हें अपने जीवन को गंवाना पड़ा। तो जिससे हमें भी इस कहानी में संदेश मिलता है कि जो अधिक लालच होता है वो हमें कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को भी समझाने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो को देखते भी हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते।
और दोस्तों आपका एक एक लाइक और जो सब्सक्राइब है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ताकि मैं आपको और भी इस तरह के वीडियोस बना के दिखाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।